Hey students, welcome to Storyline, and today we are going to cover our chapter first of political science of class 10th which is called power sharing. तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग वेयर. पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर्स का डिवाइड होना. कहाँ पे? पावर का शेयर होना बिटवीन द क्या कहते हैं कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के बीच में, डेमोक्रेसी के बीच में. इस चैप्टर में हम उसी की बात करने वाले हैं. तो अभी तक तो हम अपनी पुरानी बुक्स में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते आए हैं और हमने देख लिया कि भाई जो डेमोक्रेसी के अंदर पावर होती है वो किसी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर सीमित नहीं रहती. एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग वही कहलाती है जो बहुत ही अच्छे से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बटी हुई हो, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर है. इन दिस एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर हम जो इसी आइडिया को पावर शेयरिंग के आगे बढ़ाएंगे और हम 2 स्टोरीज़ बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे. बोथ ही स्टोरीज आर अबाउट कि किस तरह से डेमोक्रेसी हैंडल करती है डिमांड फॉर पावर शेयरिंग एंड द स्टोरी येल्ड की जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी एंड दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है एंड क्या दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स होने वाले वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अप विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड बेल्जियम एंड श्रीलंका. अब हमें यहाँ से याद रखना है, यहाँ पे हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कि बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में डिफरेंस पूछ देता है या फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या रीज़न थे, यहाँ पे हम ये देख लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री इन यूरोप में है एंड ये जो है ना, ये हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटी है. इसकी बॉर्डर्स जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ लगती हैं. आपको इनके पॉइंट्स बना लेने चाहिए बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर. नाउ इट हैज़ अ पॉपुलेशन, जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी आधी है, कम है, मतलब जो कि हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन के हाफ है. और यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन वो कॉम्पोजिशन होता है जो कि नस्ल या जाति के आधार पर होता है. इस कंट्री की, ये कंट्री है तो छोटी पर यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफ़िकल्ट है समझना. या जैसे कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 59% जो पीपल हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच. एंड क्योंकि मेजॉरिटी में है. और जो 40% पीपल जो कि विलोनिया रीजन में रहते हैं वो है तो माइनॉरिटी में, मतलब माइनॉरिटी इन द सेंस कि वो कम है डच से, तो वो फ्रेंच बोलते हैं. एंड रिमेनिंग जो 1% ऑफ द पीपल हैं वो जर्मन बोलते हैं. अब इसकी जो कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम की पूरी कंट्री से डिफरेंट है. वहाँ पे 80% पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं वाइल 20% डच स्पीकिंग है. अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू हम क्या कहते हैं डच स्पीकिंग को देखें. तो इसकी वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत ही वो रिसेंटमेंट होती है. वो मतलब हु गॉट अ बेनिफिट, मतलब उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो सारे बेनिफिट्स हैं बहुत बाद में मिले, तो एक रिसेंटमेंट है उनके लिए, उनके अंदर फ्रेंच पीपल्स के लिए. एंड इसकी वजह से बहुत सारे टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में 1950s to 1960s चलते रहे. अभी जो टेंशन्स हैं बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वो एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ज़्यादा क्या कहते हैं है ब्रुसेल्स के अंदर. ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम है. क्या है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है ना वो मेजॉरिटी इन द कंट्री में, ठीक है, कंट्री के अंदर तो आपकी 59% पॉपुलेशन जो है डच बोल रही है. बट वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखने जाते हैं सिर्फ फ्रेंच उसकी कैपिटल सिटी में, तो वहाँ पे सिर्फ क्या कहते हैं 20% पीपल डच स्पीकिंग है. तो अब क्या है यहाँ पे कि इसकी वजह से जो सिचुएशन है यहाँ पे बहुत ख़राब हो चुके हैं और टेंशन चल रहे हैं. अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब यहाँ पे हम एक और छोटी सी आइलैंड कंट्री की बात करते हैं जो कि है श्रीलंका. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. इसके 2 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि सेम है एज इन हरियाणा. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका की भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ पे भी डिफरेंट इसका जो कॉम्पोजिशन है. यहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप्स जो हैं वो सिंघाला स्पीकर्स हैं जो कि 74% है. तमिल स्पीकर्स 18% है. अमंग तमिल्स भी 2 टाइप के तमिल्स है. एक तमिल तो वो जो कि नेटिव्स है, मतलब वहाँ पे वो पहले से ही है, मतलब वो कहीं से आए नहीं है, वो उनकी ही कंट्री है, वो वहीं पैदा हुए हैं, उनके पूर्वज वहीं पैदा हुए हैं. बट और इसीलिए उनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं. और दूसरे तमिल वो जो कि इंडियन वो थे वहाँ पे, सॉरी वो तमिल्स जो थे ना वो क्या कहते हैं वो 2 टाइप्स के हैं. तो अब ये जो 13% पॉपुलेशन है इनको हम श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं. नाउ द रेस्ट हु फोर फादर्स कम फ्रॉम, अब वो रेस्ट वाले जो कि प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में आए थे कॉलोनियल टाइम पीरियड में, उनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं. एज हम देख सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स जो है ना वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में है और मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट है. तो अब तमिल ऐसे नहीं कि वहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में तो उसको ज़्यादा फोस्टर किया जाता है. अब यहाँ पे तमिल और हिंदूज़ भी हैं और 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो कि बहुत तमिल और सिंघाला है. नाउ जस्ट इमेजिन कि क्या सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे. जैसे कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी को जो थे ना एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी मिल रहा था, बट फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन की पे उसकी वजह से फोर्स आ रहा था. नाउ इसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे. उनको इससे भी प्रॉब्लम थी कि भाई उनको ज़्यादा सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमको कम मिल रहे हैं. नाउ दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन हो गया था कंट्री का. बोथ द साइड्स को क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स कि हमारा भी कब्जा होना, मतलब कंट्रोल होना चाहिए ब्रुसेल्स पे, हमारा भी होना चाहिए. और इन श्रीलंका में सिंघाला कम्युनिटी ने इंजॉय कर रखी थी बिगर मेजॉरिटी
और अपना डोमिनेशन पूरा इम्पोज कर रखा था एंटायर कंट्री पे। तब हम देखते हैं कि दोनों ही सिचुएशन में क्या हुआ और दोनों ही सिचुएशन से हमें क्या सीखने को मिलता है। नाउ मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, यहाँ से भी हमारा एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका, और इसी के अंदर हमारा एक सब क्वेश्चन भी निकलता है कि व्हाट इज़ द 1956 एक्ट। तो श्रीलंका जो थी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज हुई थी इन 1948। जो लीडर्स थे सिंघाला कम्युनिटी के, वो सिक्योर अपना डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे ओवर गवर्नमेंट बाय इट्स एंटायर मेजॉरिटी, क्योंकि ज़्यादा थे नंबर्स में, तो ऑफकोर्स ये बात है कि अपना डोमिनेशन इम्पोज करने की कोशिश तो करेंगे ही माइनॉरिटीज़ पे, और इसकी वजह से इन्होंने अब ये मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को अपना रहे हैं। तो ये सिंघाला को सुप्रीम बनाना चाहते थे, इस्टेब्लिश करना चाहते थे सिंघाला सुप्रीमेसी। तो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसको कि हम कहते हैं 1956 एक्ट ऑफ सिंघाला, जिसमें कि इन्होंने सिंघाला लैंग्वेज को, जो कि सिंघाला तमिल्स की लैंग्वेज थी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और जो तमिल थे बाकी वहाँ पे जो तमिल से जो कि माइग्रेट करके आए हैं या फिर दूसरे इंडियन तमिल्स या मुस्लिम हिंदू मुस्लिम तमिल्स हैं, उन सबको उनकी सबकी लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया गया, उनकी फीलिंग्स का कोई भी वहाँ पे कंसर्न नहीं रखा गया। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अपना ली गई, मतलब कि उन्होंने सिंघाला एप्लीकेंट जो ज़्यादा थे उनको क्या कहते हैं उनके फेवर में पॉलिसीज़ लाई। उन्होंने सिंघाला तमिल्स के लिए यूनिवर्सिटी पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स क्या कहते हैं रिजर्व कर दी, या फिर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए उनको। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूरा का पूरा प्रोटेक्शन वगैरह लाया गया उनके लिए, सिंघालास के लिए। और बुद्धिज़्म जो कि उनका रिलीजन था उसको फोस्टर किया जाने लगा, उसका प्रीच और प्रिजर्वेंस किया जाने लगा। अभी सारे गवर्नमेंट मेजर्स जो थे ना, एक के बाद एक, वो सारे के सारे उनके ही बेनिफिट में थे। बाकी सब जो थे और बाकी सब के अंदर एक एलिनेशन की फीलिंग आने लगी। एलिनेशन की फीलिंग का मतलब होता है कि अब अपने को एक दूसरे से बाकी सबसे अलग थलग होना, अब मानना। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा था इनके साथ। तो इसकी वजह से उनको लग रहा था कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये तो बुद्धिस्ट सिंघाला लीडर्स हैं, तो ये बिल्कुल भी इनके अपने ये जो तमिल्स हैं इनके लैंग्वेज कल्चर के बारे में तो ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। और इसकी वजह से वो फील कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है ना, उनको वो कभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं देने वाली, हमेशा डिनाइड कर देती है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करती है, ना ही उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ में किसी में बेनिफिट नहीं देती, उनमें सबके उनके साथ सब में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर देती है। एज अ रिजल्ट ये जो रिलेशंस थे बिटवीन द सिंघाला एंड द तमिल कम्युनिटीज़ ये स्ट्रेंड होते गए, बहुत ही और भी कॉम्प्लेक्स होते गए ओवर टाइम, एंड बढ़ते गए इनके बीच में रिफ्ट। एंड द श्रीलंकन तमिल ने लॉन्च किया पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसीलिए श्रीलंकन तमिल ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, बहुत सारी पार्टीज़ बनाने लगे कि भाई हमारी भी तमिल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, हमें भी रीजनल ऑटोनॉमी मिले, हमें भी अपॉर्चुनिटियों में इक्वालिटी मिले, ताकि हमें अच्छी सिक्योर, हमारे भी एजुकेशन सिक्योर हो सके, हमें भी जॉब्स में बेनिफिट्स मिल सके। जस्ट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स। जब बार बार इनकी डिमांड्स डिनाइड होने लगी ना, तो आखिरकार 1980s में इन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें एक आपने LTTE का नाम सुना होगा, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम्स। तो ये लोग मिलकर क्या करने लगे, इन्होंने बोला कि भाई अब बहुत हो गया, आपने हमारी डिमांड्स बहुत डिनाई कर दिया, नाउ वी वांट तमिल इलम। व्हाट इज़ इलम? इलम इज स्टेट। तो अब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हमारे लिए चाहिए, जहाँ पे हम अपने हिसाब से अपने लिए खुद काम कर लें, हम अपने इंटरेस्ट को खुद देख लें, इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में। तो इस सब चीज़ों की वजह से डिस्ट्रेस जो था बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, वो जो था वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में बदलता जा रहा था, एंड इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और ये जल्दी ही एक सिविल वॉर के अंदर चेंज हो गई, एंड एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। अब सब सिविल वॉर हो रही है। सिविल वॉर होती क्या है? सिविल वॉर वो वॉर होती है जो कि कंट्री के अंदर ही छिड़ जाती है। यहाँ पे दूसरे देश से नहीं लड़ रहा, बल्कि कंट्री के लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, और इसकी वजह से हज़ारों लोग दोनों तरफ मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज़ को अपनी कंट्री को ज़बरदस्ती छोड़ कर जाना पड़ा एज अ रिफ्यूजी, और बहुत ने अपनी लाइवलीहुड खो दी। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में क्लास 10th की पढ़ेंगे कि श्रीलंका के जो रिकॉर्ड है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन और हेल्थ में, वो बहुत ही अच्छा है। बट फिर भी सिविल वॉर की वजह से यहाँ पे बहुत ही टेरिबल सेटबैक आया, और टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री बिल्कुल रून हो गई थी। और अभी यहाँ पे सिविल वॉर चल ही रही है श्रीलंका के अंदर। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी बदल गए, प्रेसिडेंट वगैरह भी, और वहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा सारी फूड शॉर्टेजेस वगैरह हैं। तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और फाइनली जो सिविल वॉर यहाँ पे जो चल रहा होता है इस 1980s के टाइम पे, ये श्रीलंका में ख़त्म होता है इन 2009। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द एकोमोडेशन इन बेल्जियम, किस तरह से एकोमोडेशन पॉसिबल हो पाई वहाँ पे, या फिर क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने। थैंक यू। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।